रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रामप्रसाद रहता शहर था। के जाने माने व्यापारी हैं। उनका कारोबार बड़ा है, जिसे उनका बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा आरव मिलकर संभालते हैं। बड़ी बहू सावित्री गांव की रहने वाली सीधी साधी और संस्कारी लड़की है। पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। इसने इस घर में आने के बाद कभी किसी को शिकायत का मौका ही नहीं दिया। हाँ। बस काम करने से ही सब कुछ नहीं होता, थोड़ा दुनिया जहान भी देख लेती तो अच्छा रहता। आखिर अब तू गांव में नहीं शहर के बड़े घर की बहू है। माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का मान सम्मान बना रहे, बाकी जो नहीं आता वो भी धीरे धीरे सीख जाऊंगी। सीखना ही पड़ेगा। शहर में लोग सबसे पहले इंसान का रहन सहन और पहनावा देखते हैं, यहाँ कोई सादगी नहीं देखता। शारदा, शहर बदलने से इंसान की पहचान नहीं बदलती। असली पहचान उसके संस्कार और व्यवहार से होती है। आप तो हमेशा इसकी तरफदारी करते हैं। क्योंकि ये तारीफ की हकदार है भाई। सुबह सबसे पहले उठती है, भगवान की पूजा करती है, पूरे घर का ध्यान रखती है और कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती। तभी राघव और आरव तैयार होकर नीचे आते हैं। दोनों को अपने पिता के साथ ऑफिस जाना है। माँ, आज तो खाने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि भूख और भी बढ़ गई। भैया, खुशबू से ही समझ में आ गया कि भाभी ने नाश्ता बनाया है। इनके हाथ का खाना खाकर ही ऑफिस जाने का मन करता है। सावित्री, तुम हर रोज इतना काम करती हो, कभी अपने लिए थोड़ा समय निकाल लिया करो। हाँ जी, आप सब खुश होकर खाना खाते हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ा आराम होता है। भाभी, सच कहूँ तो आपने इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। गांव से आई थी, लेकिन कभी ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि आपको किसी चीज की परेशानी है। देवर जी, परिवार अपना हो तो कोई भी जगह पराई नहीं लगती। यही संस्कार तो इंसान को बड़ा बनाते हैं। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन ऐसा दिल और ऐसी परवरिश हर किसी को नहीं मिलती। बस अब इसे शहर के तौर तरीके भी आ जाए, फिर कोई कमी नहीं रहेगी। आप सिखाइए माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मुझसे कभी शिकायत ना हो। इस घर में संस्कारों की कीमत थी, लेकिन लोगों ने इंसान की पहचान उसके कपड़े और दिखावे से लगानी शुरू कर दी थी। सुबह का नाश्ता चल रहा है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। सावित्री सबको अपने हाथों से खाना परोस रही है। बहू, मानना पड़ेगा, कहीं भी कुछ भी खा लूं, लेकिन तुम्हारे हाथ के खाने के स्वाद की बात ही अलग होती है। सच कहूं तो तुम्हारे हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है। बिल्कुल पापा, मैं भी बाहर कितने ही बड़े होटल में खाना खा लूं, लेकिन घर आकर सावित्री के हाथ का खाना मिल जाए ना, तो बस पूरा दिन सफल लगने लगता है। भाभी, अगर कभी आपने खाना बनाना छोड़ दिया ना, तो हम दोनों भाइयों की हालत तो खराब हो जाएगी। आप लोग भी ना बस मेरी तारीफ करते रहते हैं। मैंने तो वही बनाया है जो आप सबको पसंद है। यही तो सबसे बड़ी बात है बहू। अपने लोगों की पसंद का ख्याल रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। चलो, कम से कम खाना तो अच्छा बना लेती है। माँ जी, आपके हाथ का स्वाद सीखने की कोशिश कर रही हूँ, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। माँ, अब आप भी मान लीजिए कि सावित्री ने पूरे घर का दिल जीत लिया है। अच्छा, अब जल्दी खा लो, सबको अपने अपने काम पर भी जाना है। सावित्री हमेशा घूंघट में रहती। सुबह सबसे पहले उठकर पूजा करती और फिर पूरे घर की जिम्मेदारियां अकेले संभालती। परिवार के हर सदस्य की पसंद नापसंद उसे याद रहती थी। पूरे मन से सेवा करना ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। इसीलिए घर के सभी सदस्य उससे बेहद खुश रहते थे। उसी शाम पूरा परिवार हॉल में बैठा चाय पी रहा है। सावित्री घूंघट में सभी को पकौड़े परोस रही है। अब बहुत हो गया, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना छोटे बेटे की भी शादी करवा दी जाए, अब इसकी उम्र भी हो गई है। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। अब आरव को भी अपना घर बसा लेना चाहिए। जो आप लोगों को ठीक लगे वही मेरे लिए ठीक है। देख लिया पापा, हमारा छोटा भाई तो पहले से ही तैयार बैठा है। सभी हल्का मुस्कुरा देते हैं। मैंने तो एक लड़की भी देख रखी है, पास के ही शहर की है, नाम है रिया। बहुत पढ़ी लिखी है और बड़ी कंपनी में नौकरी करती है। सुना है कॉर्पोरेट जॉब करती है। भाई, अगर लड़की अच्छी है और संस्कारी भी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे, पसंद कैसे नहीं आएगी, आजकल के जमाने की लड़की है, पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, लोगों से बात करना जानती है।
पढ़ाई अच्छी बात है, लेकिन संस्कार भी उतने ही जरूरी होते हैं। हाँ हाँ, आपके पसंद की तो एक पहले ही इस घर में आ चुकी है। अब मेरी पसंद की बहू आएगी, देख लेना। एकदम पढ़ी लिखी, मॉडर्न और शहर के तौर तरीके जानने वाली होगी, ना कि अनपढ़ गवार जिसे ना तो कपड़ों की समझ हो और न दुनिया देखने की। जी माँ जी। सावित्री, जरा मुझे और पकौड़े देना। जी। शारदा की बातें सुनकर सावित्री का मन दुखी हो जाता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती। कुछ ही दिनों के बाद पूरे रीति रिवाज के साथ आरव की शादी शहर की पढ़ी लिखी रिया से हो जाती है। रिया इस घर की छोटी बहू बनकर आती है। घर में प्रवेश की तैयारियां चल रही हैं। रिश्तेदार और पड़ोसी भी मौजूद हैं। बेटा, कलश को दाहिने पैर से आगे बढ़ाकर अंदर आ जाओ। जी मम्मी जी। रिया एक हाथ में पूजा का नारियल तो दूसरे हाथ में अपना लैपटॉप लेकर कलश को आगे बढ़ाती है और घर में प्रवेश करती है। अरे वाह, बहू तो ऑफिस का काम भी साथ लेकर आ गई है। आजकल की लड़कियां सच में बहुत आगे है। देखो देखो कितनी मॉडर्न बहू है, आते ही अलग पहचान बना दी। शारदा एक तरफ आपकी बड़ी बहू रानी है जो हमेशा घूंघट में रहती है, लगता है ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। आज का जमाना घूंघट का नहीं, लैपटॉप का है। और एक कौन शहर की पढ़ी लिखी बहू और कहाँ गाँव की गवार बहू, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। सावित्री ये सारी बातें सुन लेती है, लेकिन हमेशा की तरह चुप रहकर मुस्कुरा देती है। हमारी छोटी बहू बड़ी कंपनी में नौकरी करती है, लाखों रुपए की तनख्वाह है इसकी। आज के जमाने में ऐसी बहू मिलना किस्मत की बात होती है। रिया मुस्कुराती है, उसके चेहरे पर गुरूर साफ दिखाई दे रहा होता है। मैं कोशिश करूंगी कि नौकरी और घर दोनों अच्छी तरह संभाल सकूं। बस इतना याद रखना बेटा, इस घर में रिश्तों की कीमत सबसे ज्यादा है। जी पापा जी। सावित्री, मेहमानों के लिए मिठाई ले आओ। जी अभी लाई। रिया सबका ध्यान अपनी पढ़ाई, नौकरी और आधुनिक अंदाज से खींच रही थी, जबकि सावित्री बिना कुछ कहे चुपचाप मेहमानों को मिठाइयां परोसने में लगी हुई थी। किसी ने उसके संस्कार नहीं देखे, सबकी नजर सिर्फ दिखावे पर थी। शादी के कुछ दिन बीत चुके हैं। अब धीरे धीरे घर में दोनों बहुओं का स्वभाव सबके सामने आने लगा है। रिया बहू, जरा रसोई में आकर सब्जी काट दो, आज थोड़ा काम ज्यादा है। मम्मी जी, अभी मेरी क्लाइंट मीटिंग शुरू होने वाली है, अगर मैं अभी उठ गई तो पूरा प्रोजेक्ट रुक जाएगा। जेठानी जी तो है ही, वो संभाल लेंगी। अच्छा ठीक है सावित्री, तू ही सब्जी काट दे। जी माँ जी, अभी करती हूँ। सावित्री बिना किसी शिकायत के रसोई का काम संभालने लगती है। सावित्री, कपड़े धुल गए तो जरा छत पर फैला भी देना। जी माँ जी, बस ये काम पूरा करके अभी फैला देती हूँ। थोड़ा काम रिया बहू से भी करवा लिया करो, हाँ? आखिर घर अब तुम दोनों बहुओं का है। अरे वो नौकरी करती है, उसे समय कहाँ मिलता है। सावित्री घर पर ही तो रहती है। काम चाहे बाहर का हो या घर का, जिम्मेदारी भाई सबकी बराबर होनी चाहिए। उधर रिया अपने कमरे में फोन पर बात करते हुए जोर जोर से हंस रही होती है। यार, यहाँ सबको लगता है कि मैं नौकरी छोड़कर रसोई और बर्तन संभालने आई हूँ। ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैंने तो पहले ही साफ कह दिया है कि मैं अपने करियर से कोई समझौता नहीं करने वाली, और घर के काम के लिए मेरी गवार जेठानी है ना। सावित्री झाड़ू लगाते हुए रिया के कमरे के बाहर सारी बातें सुन लेती है। कोई बात नहीं, हर इंसान की सोच अलग होती है। घर की शांति बनी रहे, यही सबसे जरूरी है। इस घर की असली ताकत इसकी सादगी और इसके संस्कार से है। समय बीतने के साथ साथ रिया का घमंड दिन ब दिन बढ़ने लगता है। रिया हाथ में कॉफी का मग लेकर जा रही होती है। उसी समय सावित्री सामने से आती है और गलती से दोनों की टक्कर हो जाती है। रिया की कॉफी नीचे गिर जाती है। जेठानी जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? देखिए, मेरी पूरी कॉफी गिरा दी आपने, जरा संभाल कर चला कीजिए। माफ कर दीजिए देवरानी जी, मेरा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था, गलती से टक्कर हो गई। हर बार गलती, यही फर्क होता है गांव और शहर में। शहर में हर काम का एक तरीका होता है, लेकिन आपको ये बातें कहाँ समझ आएंगी। मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ माफी मांग लेने से सब ठीक नहीं हो जाता जेठानी जी, थोड़ा अपने तौर तरीके भी बदलने पड़ते हैं। रिया की ऊंची आवाज सुनकर पड़ोसन, जो कि दूसरों के घर में आग लगाती हैं, वो घर के अंदर आ जाती हैं। अरे छोटी बहू, तुम कितनी स्मार्ट हो, तुम्हें देखकर लगता है कि बड़े शहर की पढ़ी लिखी बहू कैसी होती है। और एक तरफ तुम्हारी जेठानी है, पहनावे ओढ़ने से लेकर हर चीज में गांव का गंवारपन साफ दिखाई देता है। सच कहूँ तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सावित्री शांत खड़ी रहती है और कुछ नहीं बोलती।
ऐसा क्या देख रही हो सावित्री बहू? तुम्हें तो बस इतना ही बोलूंगी कि थोड़ा छोटी बहू से सीख लिया करो। आजकल के जमाने में ऐसे ही रहना पड़ता है। आंटी जी सही कह रही है, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है। जी मुझे माफ कर दीजिए। सावित्री मुस्कुराने की कोशिश करती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। एक दिन अचानक घर में कुछ रिश्तेदार और पड़ोस की महिलाएं मिलने आती हैं। अरे शारदा, तुम तो आजकल दिखाई नहीं देती। दोनों बहुओं के आने के बाद तो जैसे ईद का चांदी बन गई हो। अरे क्या करें, अब घर परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है, समय ही नहीं मिलता। अच्छा है, घर में दोनों बहुएं हैं तो अब तुम्हें आराम मिल जाता होगा। उधर रिया सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही होती है। रिया बहू जल्दी से सबके लिए चाय और गर्मा गर्म पकौड़े बना दो, मेहमान आए हैं। मम्मी जी अभी मेरा एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट भेजना है, अगर अभी नहीं भेजा तो दिक्कत हो जाएगी, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर रिया तुरंत उठती है और अपने कमरे में चली जाती है। सावित्री सब अकेले संभाल लोगी ना तुम? चाय भी बनानी है, पकौड़े भी, और मेहमानों का ध्यान भी रखना है। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। थोड़ी ही देर में सावित्री गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाकर सभी मेहमानों के सामने रख देती है। वाह, बड़ी बहू ने तो सच में दिल जीत लिया। चाय भी बहुत स्वादिष्ट है और पकौड़े भी कमाल के बने हैं। इतने कम समय में इतना अच्छा इंतजाम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बड़ी बहू तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। आप सबको पसंद आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। काम करना तो इसकी आदत है, लेकिन आजकल जमाना सिर्फ काम का नहीं डिग्री वाला हो गया है। पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी होती है। शारदा की बात सुनकर सावित्री के चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। अरे नहीं शारदा, इसमें तो तुम बहुत गलत सोचती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल लड़कियों को सारे काम आना जरूरी होता है, चाहे लड़की बाहर नौकरी करे या घर संभाले, दोनों ही जिम्मेदारियां बराबर सम्मान की हकदार होती हैं। बिल्कुल सही कहा, घर संभालना भी किसी नौकरी से कम नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं है। रिश्तेदारों की बात सुनकर शारदा एकदम चुप हो जाती है। पहली बार उन्हें अपनी सोच पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत महसूस होती है। शाम का समय है। रिया हॉल में बैठकर अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रही होती है। आखिर ये रिपोर्ट भी पूरी हो गई, बस एक गिलास पानी पीकर आती हूँ। रिया अपना लैपटॉप खुला छोड़कर रसोई में पानी पीने चली जाती है। तभी सावित्री हॉल में आती है। उसकी नजर लैपटॉप पर पड़ती है। सावित्री सावधानी से लैपटॉप का माउस चलाती है और स्क्रीन पर खुली फाइल को देखने लगती है। तभी रिया वापस हॉल में आ जाती है। जेठानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? वो मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी कि क्या है ये। रहने दीजिए जेठानी जी, ये लैपटॉप चलाना अनपढ़ गवारों का काम नहीं, पढ़े लिखे लोगों का काम होता है। आप रसोई का काम ही कीजिए, वही आपको सूट करता है। एक दिन सुबह रामप्रसाद, राघव और आरव को कारोबार के सिलसिले में जल्दी ऑफिस निकलना था। शारदा, आज हमें थोड़ा जल्दी निकलना है, एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए नाश्ता जल्दी लगवा दो। रिया बहू जरा रसोई में जाकर सावित्री का हाथ बटा दो, 3 लोगों का टिफिन भी तैयार करना है और नाश्ता भी लगाना है। मम्मी जी सुबह सुबह मुझे ऑफिस की मेल्स चेक करनी होती है, ये सब मुझसे नहीं होगा। बेटा बस 10-15 मिनट की बात है, फिर तुम अपना काम करना। मैंने पहले भी कहा है मम्मी जी, मुझे रसोई के काम की आदत नहीं है, जेठानी जी है ना, वो कर लेंगी, उन्हें तो वैसे भी यही सब करना पसंद है, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, नाश्ता भी तैयार हो जाएगा और टिफिन भी। रिया गुस्से में वहां से चली जाती है। सावित्री अकेले ही सारा काम करने लगती है। कोई बात नहीं शारदा, 15-20 मिनट देर से ऑफिस पहुंच जाएंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। पापा सही कह रहे हैं, लेकिन रिया को भी घर के काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाना चाहिए। आखिर ये घर अब उसका भी है। मैं भी यही सोच रहा हूँ भैया, नौकरी अपनी जगह है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी भी सबकी बराबर होती है। बिल्कुल, घर तभी चलता है जब हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझे। सिर्फ एक बहू के भरोसे पूरा घर नहीं छोड़ा जा सकता। उस दिन पहली बार रामप्रसाद और शारदा को दोनों बहुओं के स्वभाव का अंतर साफ साफ दिखाई देने लगा। उधर कारोबार पर एक बड़ा संकट दस्तक दे चुका था। रामप्रसाद की कंपनी के कैबिन में मैनेजर विक्रम अकेला बैठा मुस्कुरा रहा होता है। बस एक साइन और फिर ये पूरा कारोबार मेरे नाम हो जाएगा। इतने सालों से जिस मौके का इंतजार था वो आज पूरा होने वाला है। मैं पहले ही बैंक में फर्जी दस्तावेज जमा कर चुका हूँ, अब सिर्फ रामप्रसाद के हस्ताक्षर चाहिए। रामप्रसाद अपने कैबिन में बैठे होते हैं।
राघव और आरव भी कंपनी के जरूरी काम देख रहे होते हैं। सर, ये कुछ जरूरी बैंक के कागजात हैं, आज ही जमा करने हैं, नहीं तो कंपनी का काम रुक जाएगा। आप इन पर अभी साइन कर दीजिए। इतना जरूरी है क्या? जी सर, बिल्कुल। बैंक वाले बार बार फोन कर रहे हैं, बस आपके साइन की जरूरत है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पापा, मुझे भी एक क्लाइंट से जरूरी बात करनी है और मुझे एक गोदाम निकलना है, आज माल की बड़ी डिलीवरी है। अच्छा, अगर जरूरी है तो ठीक है। रामप्रसाद बिना दस्तावेज पढ़े विक्रम पर भरोसा करके तुरंत हस्ताक्षर कर देते हैं। धन्यवाद सर, मैं अभी बैंक जाकर सारी प्रक्रिया पूरी कर देता हूँ। विक्रम फाइल लेकर बाहर निकल जाता है। आखिरकार काम हो ही गया, अब ये पूरी कंपनी मेरे नाम हो चुकी है। अब आएगा असली मजा, अब इन्हें पता चलेगा कि भरोसा करना कितना महंगा पड़ता है। उसी शाम पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। पापा जी, लीजिए आपकी दाल। राघव जी, आपके लिए गरम रोटियां भी ले आई हूँ। हाँ बहू, रख दो। तभी राघव के मोबाइल पर कंपनी की एक जरूरी ईमेल आती है। पापा, ये क्या है? कंपनी के नाम बैंक से लीगल नोटिस आया है। लीगल नोटिस? जरा दिखाओ मुझे। रामप्रसाद मोबाइल देखकर अचानक घबरा जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? बैंक से कानूनी नोटिस? कहीं किसी ने हमारे साथ धोखा तो नहीं किया? मुझे याद है, आज ऑफिस में विक्रम कुछ जरूरी कागज लेकर आया था। उसने कहा था कि बैंक के दस्तावेज हैं और मैंने बिना पढ़े ही उन पर साइन कर दिया था। क्या पापा, आपने बिना पढ़े साइन कर दिया? पापा जी, आप हिम्मत मत हारिए, भगवान पर भरोसा रखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अरे, मेरी एक गलती ने पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया। पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सभी के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस अचानक आई मुसीबत से कैसे निकला जाए। पूरे परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद अब उस लैपटॉप पर टिकी थी। क्या वही लैपटॉप इस परिवार को बचा पाएगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। पूरा परिवार हॉल में बैठा है। रामप्रसाद के हाथ में पकड़े मोबाइल में बैंक का लीगल नोटिस और सामने लैपटॉप रखा है। सभी के चेहरों पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही है। रिया बहू, तुम तो दिन रात लैपटॉप पर काम करती हो ना, जरा ये मेल देखकर बताओ कि आखिर मामला क्या है, शायद तुम्हें कुछ समझ आ जाए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पापा जी, मैं अभी देखती हूँ, अगर मेल में कोई दिक्कत होगी तो मैं समझ जाऊंगी। रिया आत्मविश्वास के साथ लैपटॉप खोलती है और बैंक की मेल पढ़ना शुरू करती है। ये तो कुछ ही सेकंड में रिया के चेहरे का आत्मविश्वास गायब होने लगता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। ये तो पूरा लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें बैंक के टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सारे लीगल फ्लॉज हैं। रिया एक एक करके सभी पेज खोलती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। क्या हुआ रिया, कुछ समझ आया? आखिर लिखा क्या है इसमें? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बीबीए किया है, लेकिन ऐसे लीगल केस और बैंक के कॉन्ट्रैक्ट मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मतलब तुम्हें भी समझ में नहीं आया कि आखिर दिक्कत क्या है? नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसमें जो कानूनी भाषा लिखी है वो मेरी समझ से बाहर है। रिया की बात सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर कल तक बैंक को जवाब नहीं गया तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारे बाबूजी की सालों की मेहनत, ये कारोबार सब बर्बाद हो जाएगा। गलती मेरी है, मुझे बिना पढ़े किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे। अब समझ नहीं आ रहा कि किससे मदद मांगे। हमारे पास समय भी बहुत कम है। कल तक जवाब देना जरूरी है, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। काश मुझे लीगल डॉक्यूमेंट्स की समझ होती तो शायद मैं कुछ कर पाती। पूरे हॉल में गहरी खामोशी छा जाती है। हर कोई चिंता में डूबा हुआ था। उसी समय कमरे के एक कोने में खड़ी सावित्री बिना कुछ बोले सब कुछ शांत होकर देख रही होती है। उसकी नजर बार बार लैपटॉप और उस लीगल नोटिस पर जा रही थी। अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कभी कभी सबसे बड़ा हुनर सबसे शांत इंसान के भीतर छिपा होता है। तभी सावित्री धीरे धीरे सबके सामने आती है। अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं एक बार ये मेल और दस्तावेज देखकर कोशिश कर सकती हूँ।
शायद मुझे कुछ समझ आ जाए। सावित्री की बात सुनते ही रिया और शारदा एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। जेठानी जी, ये कोई राशन की लिस्ट या रसोई का हिसाब नहीं है, ये पूरा लीगल केस है जिसे बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते, फिर आप क्या समझेंगी? रहने दे बहू, तुझे ये सब कहाँ समझ आएगा, ये पढ़े लिखे लोगों का काम है। इसमें बैंक के कॉन्ट्रैक्ट, लीगल फ्लॉज और कानूनी भाषा लिखी है, ये इतना आसान नहीं है। नहीं शारदा, देखने में क्या जाता है? अगर बहू देखना चाहती है तो देखने दो। इस समय छोटी सी उम्मीद भी हमारे लिए बहुत बड़ी है। जी पापा, एक बार कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। सावित्री धीरे से लैपटॉप अपने सामने रखती है। उसके सिर पर अब भी घूंघट होता है। वो पूरी शांति के साथ दस्तावेज पढ़ना शुरू करती है। कुछ ही पलों में सावित्री धारा प्रवाह अंग्रेजी में पूरा दस्तावेज पढ़ने लगती है। वो एक एक लाइन पढ़ते हुए हर क्लॉज का मतलब सबको विस्तार से समझाने लगती है। इस फ्लॉज में लिखा है कि कंपनी के मालिक की स्वीकृति के बाद बैंक को अधिकार मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पहले ही गड़बड़ी है और इस पेज में इस्तेमाल की गई कानूनी भाषा भी अलग है। ये कंपनी के पुराने दस्तावेजों से मेल नहीं खाती। बहू, तुम्हें ये सब कैसे समझ में आ रहा है? पापा जी, पहले पूरी बात सुन लीजिए। सावित्री तेजी से सभी पेज जांचती है और फिर एक जगह रुक जाती है। ये सिग्नेचर असली नहीं है। सभी एक साथ हैरानी से, क्या? देखिए, इस पेज की तारीख बदली गई है। यहाँ कंपनी की ओरिजिनल सील भी नहीं है। किसी ने जानबूझकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सिग्नेचर देखने में असली लग रहा है, लेकिन असल में ये पापा जी के किसी पुराने दस्तावेज से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया गया है। इसलिए पहली नजर में कोई भी धोखा खा सकता है। हे भगवान, इसका मतलब हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। पापा, इसका मतलब किसी ने पहले से पूरी योजना बनाकर ये धोखा किया है। जिसने भी किया है ना, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। सावित्री की बातें सुनकर पूरा परिवार हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। जेठानी जी, आपको ये सब कैसे पता? आप तो अभी ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, पहले कंपनी को बचाना जरूरी है। सावित्री बिना समय गंवाए तेजी से लैपटॉप पर काम शुरू कर देती है। राघव जी, कंपनी के जितने भी ओरिजिनल रिकॉर्ड, पुराने एग्रीमेंट, सिग्नेचर, सैंपल और सील की कॉपी है, सब तुरंत मेरे मोबाइल पर भेज दीजिए और ऑफिस से मंगवा लीजिए। ठीक है, अभी भेजता हूँ। आरव, कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट का नंबर भी तुरंत भेजिए, हो सकता है हमें उनसे भी बात करनी पड़े। जी भाभी, अभी भेजता हूँ। पूरे घर की उम्मीद अब उसी सावित्री पर टिकी थी, जिसे आज तक सबने सिर्फ एक सीधी सादी गांव की बहू समझा था। सच देर से ही सही, लेकिन सामने जरूर आता है, और जब सच सामने आता है तो झूठ की हर दीवार अपने आप गिर जाती है। कुछ देर के बाद कंपनी के सभी पुराने रिकॉर्ड, फाइलें और जरूरी दस्तावेज घर मंगवा लिए जाते हैं। सावित्री एक एक फाइल को बहुत ध्यान से देखने लगती है। पापा जी, जरा ये फाइल देखिए, ये पिछले महीने वाली ओरिजिनल फाइल है। हाँ बहू, यही तो हमारी असली फाइल है। इसमें क्या बात है? पापा जी, यही सबसे बड़ा सबूत है। असली दस्तावेज में ये पेज था ही नहीं, बाद में किसी ने इसे जोड़कर पूरी फाइल बदल दी है। मतलब किसी ने जानबूझकर ये सब किया है? जी, और इतना काम घर का कोई नहीं कर सकता। ये उसी इंसान का काम है जिसे कंपनी के दस्तावेजों और रिकॉर्ड तक पूरी पहुंच हो। यानी कंपनी के अंदर का ही कोई आदमी? जी, जिसने भी ये किया है वो हमारी कंपनी में ही काम करता है। बाहर का कोई व्यक्ति इतनी आसानी से ये सब नहीं कर सकता। लेकिन आखिर वो है कौन? इसका जवाब कंपनी की सीसीटीवी फुटेज दे देगी। तुरंत कंपनी की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई जाती है। पूरा परिवार लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा होता है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि देर रात ऑफिस में मैनेजर विक्रम अकेला बैठा फाइलें बदल रहा है और दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर रहा है। यही है वो, इसी ने हमें बर्बाद करने की कोशिश की है। हमने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैंने इसे परिवार का सदस्य समझा और इसने मेरे भरोसे का फायदा उठाया। अब हमारे पास सारे सबूत हैं, इसे कानून से बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। रामप्रसाद तुरंत बैंक अधिकारियों और पुलिस को फोन करके पूरी जानकारी देते हैं। हेलो, मैं रामप्रसाद बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी के दस्तावेजों के साथ धोखाधड़ी हुई है। हमारे पास सारे सबूत और सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। कृपया तुरंत कार्रवाई कीजिए। पुलिस और बैंक अधिकारी तुरंत हरकत में आते हैं। कुछ ही देर के बाद मैनेजर विक्रम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ समय के बाद पूरा परिवार हॉल में बैठा टीवी पर खबर देख रहा होता है। टीवी की खबर सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे पर राहत दिखाई देने लगती है।
हे भगवान, आखिर हमारी वर्षों की मेहनत बच गई। अगर आज सावित्री सच का पता नहीं लगाती तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाता। पापा, आज हमारी कंपनी नहीं, हमारा विश्वास भी बचा है। भाभी, आपने आज साबित कर दिया कि असली काबिलियत कपड़ों या दिखावे से नहीं, ज्ञान और संस्कार से पहचानी जाती है। देवरानी जी, आज मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्म आ रही है। जिस सावित्री को सबने सिर्फ गांव की सीधी सादी बहू समझा था, उसी ने अपनी समझदारी और ज्ञान से पूरे परिवार का करोड़ों का कारोबार बचा लिया। अब हर किसी की नजरों में उसके लिए सम्मान पहले से कई गुना बढ़ चुका था। आज पहली बार घूंघट के पीछे छिपी पहचान पूरे परिवार के सामने आ चुकी थी। पूरा परिवार हैरानी से सावित्री की तरफ देख रहा होता है। किसी को यकीन नहीं होता कि जिस बहू को सबने साधारण समझा, वही आज पूरे परिवार का कारोबार बचा चुकी है। बहू, तू आखिर है कौन? तूने ये सब कहाँ सीखा? इतनी मुश्किल कानूनी बातें, इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट, ये सब तूने कैसे समझ लिया? बहू, आज सच जानने का हक हम सबको है। आखिर तेरी असली पहचान क्या है? सावित्री कुछ पल चुप रहती है। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगती हैं। माँ जी, शादी से पहले मैंने LLB की पढ़ाई की थी। मुझे कॉलेज में गोल्ड मेडल मिला था। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं एक बड़ी लॉ फर्म में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम भी करती थी। ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और बैंक के केस मेरे रोज के काम का हिस्सा हुआ करते थे। सावित्री की बात सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे पर गहरी हैरानी छा जाती है। क्या भाभी, आप LLB गोल्ड मेडलिस्ट हैं? बहू, हमें तो कभी इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। लेकिन सावित्री, तुमने ये बात मुझसे भी कभी क्यों नहीं बताई? शादी के बाद भी एक बार भी नहीं बताया कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको कभी ऐसा महसूस हो कि आपकी पत्नी आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। मेरे लिए आपकी इज्जत, आपका आत्मसम्मान और इस परिवार का मान मेरी हर डिग्री और हर उपलब्धि से कई गुना बड़ा था। मैंने हमेशा यही सोचा कि अगर मेरा ज्ञान कभी इस परिवार के काम आएगा तब जरूर बताऊंगी, लेकिन सिर्फ अपनी तारीफ सुनने के लिए मैं अपनी पढ़ाई का कभी दिखावा नहीं करना चाहती थी। सावित्री की बातें सुनते ही राघव की आंखें भर जाती हैं। सावित्री, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। तुम हर बार मेरा सम्मान बचाती रही और मैं कभी तुम्हारे त्याग, कभी तुम्हारी काबिलियत को पहचान ही नहीं सका। आज मुझे अपनी बहू पर पहले से भी ज्यादा गर्व हो रहा है। इतनी बड़ी पढ़ाई, इतना बड़ा मकाम, लेकिन जरा सा भी घमंड नहीं। शारदा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। उन्हें अपनी हर बात और हर ताने की याद आने लगती है। अब हर किसी के नजर में सावित्री के लिए सम्मान पहले से कई गुना बढ़ चुका था। जिसने हमेशा घूंघट का मजाक उड़ाया था, आज वही उसी घूंघट के सामने शर्मिंदा खड़ी थी। जेठानी जी, मैंने आपको गंवार कहा, अनपढ़ समझा, हर बात पर आपकी बेइज्जती की, लेकिन आज समझ आया कि असली पढ़ाई सिर्फ डिग्री से नहीं, इंसान के व्यवहार और संस्कार से दिखाई देती है। मुझे माफ कर दीजिए। रिया रोते हुए सावित्री के पैर छूने लगती है, लेकिन सावित्री तुरंत उसे रोक लेती है। छोटी हो तुम, गलती हुई है, पाप नहीं। परिवार से माफी मांगने से रिश्ते टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। रिया भावुक होकर सावित्री के गले लग जाती है। बहू, आज से ये घर सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी उतना ही है। पहली बार शारदा प्यार से सावित्री के सिर पर हाथ फेरती है। पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ दिन के बाद घर में फिर से पहले जैसी रौनक लौट आती है। इस बार रिया खुद रसोई में सावित्री का हाथ बटा रही होती है। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए मिलकर खाना बना रही होती हैं। जेठानी जी, आज सब्जी मैं बनाऊंगी, आप रोटियां बना लीजिए। अब काम सिर्फ आपका नहीं, हम दोनों का है। ठीक है, लेकिन अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो जिम्मेदारी आपकी होगी। मंजूर है जेठानी जी। दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और पूरे परिवार को एक साथ बिठाकर खाना परोसती हैं। तभी पड़ोसन घर के अंदर आती है। अरे वाह भाभी, आपकी दोनों बहुएं तो आज सच में पूरे मोहल्ले की मिसाल बन गई है। इन्हें देखकर लगता है कि परिवार में प्यार और सम्मान हो तो हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है। पहले मैं भी लोगों को देखकर अपनी बहुओं की तुलना करती थी, लेकिन अब समझ आ गया कि घूंघट हो या लैपटॉप, किसी से इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। घर को खुशहाल बनाने के लिए पढ़ाई भी जरूरी है और संस्कार भी। और जब दोनों साथ हो तब परिवार पर कोई भी मुसीबत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। यही हमारे घर की सबसे बड़ी ताकत है। अब तो हमारा घर पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान होती है। सावित्री और रिया एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं।